हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का जीएनएम स्पेशल के इस नए वीडियो में। और जैसा कि आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा कि आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो होगा लेबर के बारे में, नॉर्मल लेबर एंड इट्स मैनेजमेंट, जो कि हमारा यूनिट 5 है मिडवाइफरी का। तो इस चैप्टर को हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसके चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएंगे जिसमें कि हम लोगों का डेफिनेशन, काउज, ट्रू और फॉल्स लेबर, ये सारी चीज़ हो गई थी और हम लोग फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर डिस्कस कर रहे थे। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है उसमें भी हम लोगों ने मैक्सिमम चीज़ें तो डिस्कस कर ली थी और हम लोग उसके मैनेजमेंट को डिस्कस कर रहे थे। तो आइए और वहीं से कंटिन्यू करते हैं। फिर आज हम लोग मैनेजमेंट कंप्लीट कर लेंगे और पार्टोग्राफ भी कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये मैनेजमेंट ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है, और जिसमें कि हम लोगों को ये पहले टॉपिक यहाँ पे दिख रहा होगा पर्पस, जो कि हम लोगों का डिस्कस हो चुका है ऑलरेडी। और ये प्रिंसिपल जो है ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो अभी हम लोग प्रिंसिपल के बाद जो टॉपिक आएगा यहाँ से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर इसकी बात करें तो जो प्रथम अवस्था है लेबर का, ये जो प्रथम स्टेज है इसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं। पहला है केयरफुल मॉनिटरिंग और दूसरा है एक्चुअल केयर। तो अगर हम लोग केयरफुल मॉनिटरिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा केयरफुल मॉनिटरिंग कि प्रसव के जो अवस्था है उसके दौरान जो मॉनिटरिंग की जाती है, और उसके अंदर मेनली 3 चीज़ों का जो मॉनिटरिंग है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। जिसमें कि जो पहला है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रेग्नेंट मदर की स्थिति का पता लगाने हेतु मॉनिटरिंग का मतलब होता है ध्यान देना, ठीक है। और फिर जो दूसरा है वो है कि फीटल कंडीशन का पता लगाने हेतु मॉनिटरिंग, यानी कि बच्चे का। और तीसरा है कि प्रसव की गति के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु मॉनिटरिंग। तो इन तीनों टॉपिक को अभी हम लोग देखेंगे। तो उससे पहले हम लोग देखेंगे कि ये लेबर रूम का जो प्रिपरेशन है, कि जब हम लोग लेबर रूम का प्रिपरेशन करते हैं वो क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। तो जब लेबर रूम का प्रिपरेशन किया जाता है तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि उसका जो टेम्परेचर है वो 25 से 28 डिग्री के बीच में होना चाहिए। और प्रेग्नेंट वुमेन को किसी प्रकार की देखभाल प्रदान करने से पूर्व डॉक्टर एवं नर्सिंग स्टाफ को अपने हाथ लोअर आर्म तक अच्छी तरह से साबुन से धोना चाहिए बहते हुए पानी में, यानी रनिंग वाटर में। और इसके बाद ग्लव्स पहनना चाहिए, उसके बाद ही किसी प्रकार का देखभाल करना चाहिए। और फिर उपयोग में लिया जाने वाला उपकरण है या फिर जो भी हम लोग चीज़ें इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे डिलीवरी के टाइम पे, वो सारी चीज़ें तैयार रखनी चाहिए और स्टेराइल होनी चाहिए, मतलब कि वो सब डिसइंफेक्टेड होनी चाहिए। फिर उसके बाद है कि प्रेग्नेंट वुमेन को हॉस्पिटल गाउन पहना देना चाहिए, ठीक है, हॉस्पिटल गाउन पहना देना चाहिए वुमेन को। और परीक्षण करते समय तथा देखभाल प्रदान करते समय महिला को प्राइवेसी प्रदान करनी चाहिए। और काम में आने वाले सभी उपकरण को तैयार कर आसान पहुंच में होने चाहिए, मतलब कि हम लोग जब जरूरत पड़े किसी भी चीज़ का तो वो तुरंत हम लोगों को उपलब्ध हो सके। फिर जो लेबर रूम है उसका जो टेम्परेचर है, मतलब वो तो पता चल गया आप लोगों को। और वातावरण शांतिपूर्ण होना चाहिए, पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए। और उसके बाद अगर हम लोग देखें तो जो केयरफुल मॉनिटरिंग का हमारा पहला टॉपिक जो था कि गर्भवती महिला की स्थिति का पता लगाने हेतु की जाने वाली मॉनिटरिंग, तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती है। इसमें सबसे पहले आता है असेसमेंट ऑफ वाइटल साइन का मतलब महिला का वाइटल साइन, यानी कि प्रेग्नेंट वुमेन का। उसके बाद फिर यूरिन एग्जामिनेशन, फिर ब्लैडर एग्जामिनेशन, फिर डिहाइड्रेशन के लिए मतलब निर्जलीकरण जो होता है डिहाइड्रेशन, उसके चिन्हों को देखना होता है कि कहीं डिहाइड्रेट तो नहीं हो रही है महिला। फिर जो अगर कहीं सूजन हो रहा है तो उसको देखना। और फिर एनीमिया का स्थिति का पता लगाने की, अगर एनीमिया है, ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, एनीमिया में जा रही है पेशेंट, तो शॉक में भी जा सकती है अगर बहुत ज़्यादा उसका ब्लड कम हो गया तो ये सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग करनी होती है। फिर अगर हम बात करें गर्भस्थ शिशु की स्थिति का पता लगाने के लिए, जो शिशु है, जो अंदर बच्चा है, उसकी स्थिति का पता लगाने के लिए क्या क्या किया जाता है। तो उसके लिए जो सबसे पहले गर्भस्थ शिशु की लाय, प्रेजेंटिंग पार्ट, एटीट्यूड, इन सब के बारे में पता लगाना होता है। और अल्ट्रासाउंड वगैरह भी किया जाता है। उसके बाद जो है फीटल हार्ट साउंड सुनना होता है, जो फीटोस्कोप से या फिर डॉपलर अल्ट्रासाउंड से इसका हम मतलब कि पता लगा सकते हैं कि हार्ट साउंड से कि बच्चे की कंडीशन क्या है। और फिर एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा देखना होता है, उसका कलर देखना होता है, जैसे वो ओलिगोहाइड्रोमेनास, यानी कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो कम तो नहीं होगी, या पॉलीहाइड्रोमेनास तो नहीं हो गया, मतलब फ्लूइड बढ़ तो नहीं गया है। तो ये सारी चीज़ों का
पता लगाना होता है। फिर जो इलेक्ट्रिक फीटल मॉनिटरिंग होता है, इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग, उसको भी करना होता है। तो ये हो गया फीटस के बारे में। उसके बाद है कि जो लेबर है उसके बारे में क्या क्या पता करना होता है, कि लेबर के बारे में देखना होता है कि उसमें जो संकुचन हो रही है, जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं वो सही से हो रहे हैं कि नहीं। तो पहला हो गया कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद फिर सर्विस का डायलेशन कितना हुआ इसके बारे में पता करना होता है। और फीटस जो है वो कौन से स्टेशन पे है, क्योंकि बहुत सारे स्टेशंस होते हैं जो कि बनाने, मतलब कि जो एस्चियल स्पाइन होता है वो होता है स्टेशन 0, उसके ऊपर -1 -2 ऐसा करके -5 तक रहता है, और फिर उसके नीचे 1, इसके नीचे 2, उसके नीचे 3, तो ऐसे करके होता है। ये स्टेशन में पता लगाना होता है कि कौन से स्टेशन पे बच्चा है। ये 0 स्टेशन जो होता है वो एस्चियल स्पाइन होता है, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। फिर उसके बाद फिर पार्टोग्राफ को मेंटेन करना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी मॉनिटरिंग के बारे में। उसके बाद हम लोग देखेंगे पार्टोग्राफ को, ठीक है। तो पार्टोग्राफ के लिए मैं आपको दूसरे PDF पे लेके चलता हूँ, तो वहीं से हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे पार्टोग्राफ को। तो अब हम लोग देखने वाले हैं पार्टोग्राफ। पार्टोग्राफ क्या होता है कि यह एक ग्राफिकल उपकरण है जिसका उपयोग प्रसव के दौरान माँ और भ्रूण की स्थिति, प्रसव की निगरानी और रखने के लिए किया जाता है, जिससे कि स्वास्थ्य कर्मियों को यानी डॉक्टर या नर्स को यह समझने में मदद मिलता है कि प्रसव सामान्य रूप से हो रहा है या कोई जटिलता है, जिससे समय पर निर्णय लिया जा सके। तो अब हम देखेंगे पार्टोग्राफ के घटक के बारे में कि पार्टोग्राफ में कौन कौन से घटक होते हैं। तो सबसे पहला होता है भ्रूण की निगरानी। तो इसमें क्या होता है, फीटल की मॉनिटरिंग की जाती है, जिसमें क्या करेंगे हम लोग कि फीटल हार्ट रेट को मॉनिटर करते हैं। फिर उसके बाद आता है एमनियोटिक फ्लूइड को मॉनिटर करते हैं, कि एमनियोटिक फ्लूइड की स्थिति देखते हैं कि साफ है या फिर उसमें मेकोनियम है या फिर फटा है कि नहीं। उसके बाद फिर मोल्डिंग देखते हैं। मोल्डिंग में जो है वो हड्डी के एक दूसरे के ऊपर चढ़ने की स्थिति को हम लोग मोल्डिंग कहते हैं। तो मोल्डिंग को के भी स्थिति को चेक किया जाता है। फिर उसके बाद प्रोग्रेस ऑफ लेबर नोट किया जाता है। प्रोग्रेस ऑफ लेबर के अंदर सबसे पहले सर्वाइकल डायलेशन कि कितना सेंटीमीटर फैला है सर्विक्स। उसके बाद भ्रूण का नीचे आना कि डिसेंट ऑफ फीटस देखा जाता है कि बच्चा कितना नीचे आ चुका है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन देखा जाता है कि गर्भाशय में संकुचन की आवृत्ति, अवधि और तीव्रता को नोट किया जाता है। और यहाँ जो डिसेंट ऑफ फीटस है इसके अंदर क्या होता है कि जो फीटस होता है, डिसेंट ऑफ फीटस में क्या होता है कि जो यूट्रस होता है, ठीक है, जैसे कि अगर यूट्रस को हम लोग देख लें, ऐसे करके होता है यूट्रस, ऐसे करके इधर फैलोपियन ट्यूब होता है, ऐसे करके यूट्रस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ से बच्चा नीचे आता है, ठीक है, यहाँ से नीचे की तरफ बच्चा आता है। बच्चा जब नीचे आता है तो यहाँ पे एक एस्चियल स्पाइन होता है, ठीक है। अगर उसकी बात करें, एस्चियल स्पाइन के पास 0 स्टेशन कहला जाता है। जैसे कि एस्चियल स्पाइन ये हुआ तो यहाँ पे 0 स्टेशन होगा, और इसके बाद फिर इसके ऊपर -1 -2 -3 ऐसे होता है, और इसके नीचे 1 2 3 ऐसे करके होता है, और ये स्टेशन कहलाता है, ठीक है। ऊपर भी 5 तक होता है, नीचे भी 5 तक होता है। तो उसमें बच्चा देखा जाता है कि जो बच्चा है वो कहाँ तक पहुंचा। तो बच्चा जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है, ठीक है। तो जिस स्टेशन पे भी रहता है तो उसको चेक किया जाता है, और इसी को डिसेंट ऑफ द फीटस कहा जाता है, ठीक है। इसमें नोट किया जाता है कि कितने नंबर पे है, और ये मेनली 0 से नोट किया जाता है। तो हम लोग आगे इसको देखेंगे अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो गया। अब मैटरनल कंडीशन, इसमें माँ की स्थिति को देखा जाता है। माँ की स्थिति में क्या होता है कि मैटरनल पल्स को देखा जाता है कि माँ का नाड़ी दर क्या है, फिर पल्स क्या है, फिर उसका ब्लड प्रेशर क्या है। अगर कोई जटिलता है, जैसे मान लीजिए कि हाई BP है या फिर इक्लेम्सिया वगैरह कुछ है, तो वो उसको भी चेक किया जाता है। फिर टेम्परेचर देखा जाता है माँ का, और माँ का यूरिन आउटपुट देखा जाता है, और उसको चेक किया जाता है कि उसमें प्रोटीन, कीटोन और की मात्रा कितनी है, और उससे वो भी पता किया जाता है कि डिहाइड्रेशन वगैरह की कोई स्थिति तो नहीं है। फिर ऑक्सीटोसिन का अगर यूज करते हैं तो उसका भी लिखा जाता है। फिर IV फ्लूइड और मेडिकेशन वगैरह कोई दिया जाता है तो उसको भी नोट किया जाता है। फिर अगर देखिए पार्टोग्राफ का उद्देश्य क्या होता है, तो पार्टोग्राफ का उद्देश्य होता है, सबसे पहला उद्देश्य कि प्रसव की प्रगति की निगरानी करना, यानी कि जब फीटस है उसका जो मॉनिटर है लेबर का है उसको मॉनिटर करना। इसमें क्या होता है कि यह गर्भाशय ग्रीवा के धीमे फैलाव जैसी समस्याओं को पहचानने में मदद करता है, और संकेत देता है कि कब हस्तक्षेप की आवश्यकता है, बताया जाता है कि कब हस्तक्षेप की आवश्यकता है। उसके बाद फिर है जटिलताओं से बचाव। जटिलताओं से बचाव जैसे कि
इसमें जो है पहले फीटल हार्ट रेट को नापा जाता है, संकुचन और माँ की स्थिति का निगरानी किया जाता है, और माँ और बच्चे किसी में भी कोई भी जटिलता है तो पता लगाने में मदद होता है। फिर होता है समय पर निर्णय लेने में मदद करना, कि जो डॉक्टर है या फिर नर्स है उसको सही समय पर निर्णय लेने में मदद करता है पार्टोग्राफ। उसके बाद फिर पार्टोग्राफ का उपयोग प्रसव के दौरान माँ और बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है, ताकि किसी प्रकार की जटिलता से समय पर निपटा जा सके। अब हम देखेंगे पार्टोग्राफ को भरते कैसे हैं, या फिर पार्टोग्राफ में क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे भरा जाता है। तो पार्टोग्राफ के भरने का तरीका और इसमें भरी जाने वाली जानकारी को समझना प्रसव की प्रगति की निगरानी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और पार्टोग्राफ को निम्नलिखित जो है 3 भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला होता है भ्रूण की स्थिति, फिर दूसरा होता है प्रसव की प्रगति, और तीसरा होता है माँ की स्थिति। तो भ्रूण की स्थिति में बच्चे के बारे में देखते हैं, और प्रसव की प्रगति में हम डिलीवरी के बारे में देखते हैं कैसा चल रहा है, और माँ की स्थिति में मदर के बारे में चेक करते हैं क्या क्या चल रहा है। उसके बाद इसे प्रसव के दौरान नियमित रूप से भरा जाता है, ताकि उचित समय पर निर्णय लिया जा सके। अगर हम आगे देखें तो ये जो है पार्टोग्राफ आपको दिख रहा होगा कि पार्टोग्राफ इस तरह का होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये मैंने WHO के वेबसाइट से डाउनलोड किया है, तो ये ऑफिशियल है। तो यहाँ देख लीजिए इसमें क्या क्या चीज़ें आती है, जैसे कि इसमें आती है नेम आता है, ग्रेविडा आता है, पैरा आता है, हॉस्पिटल नंबर, डेट ऑफ एडमिशन, टाइम ऑफ एडमिशन, रप्चर मेम्ब्रेन, आवर के इतने घंटे हुए, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद अगर नीचे देखेंगे आप तो यहाँ पे देखिएगा फीटल हार्ट रेट का कॉलम आता है, सर्विस का आता है, डिसेंट ऑफ द फीटस का आता है, यहाँ पे एलएल ट्राइन एक्सल लाइन है। इन सब के बारे में भी देखेंगे कहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको दिखेगा कॉन्ट्रैक्शन का एक कॉलम होगा, फिर ऑक्सीटोसिन और का है, यहाँ पे ड्रग्स का है अगर कोई हम आईवी फ्लूइड देते हैं तो। उसके बाद फिर यहाँ पे आता है मैटरनल कॉलम। मैटरनल कॉलम में क्या क्या आता है कि मदर का पल्स होता है, बीपी होता है, टेम्परेचर होता है, यूरिन होता है। यूरिन में प्रोटीन, एसीटोन और वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें चेक की जाती है यहाँ पे इस कॉलम में। ठीक है, तब आगे देखते हैं इसमें कौन कौन से कॉलम है और क्या क्या चीज़ें हैं। फिर सबसे पहले आता है फीटल मॉनिटरिंग। फीटल मॉनिटरिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें नोट की जाती है, तो सबसे पहले होता है यहाँ पे फीटल हार्ट रेट। ठीक है, हृदय की गति, और हृदय की गति को हर 30 मिनट में नापा जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा। और इसे पार्टोग्राफ के ऊपरी भाग में दर्ज किया जाता है, जैसा कि मैंने दिखाया आपको। और हृदय की गति जो नॉर्मल होती है वो 120 से 160 बीट प्रति मिनट होती है फीटस की। ठीक है, और इसे एक ग्राफ के रूप में दर्शाया जाता है। फिर होता है एमनियोटिक फ्लूइड। तो एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है कि एमनियोटिक फ्लूइड को जो है प्रसव के दौरान एमनियोटिक थैली की स्थिति की दर्ज की जाती है। और जो इसका कॉलम होता है, अगर इसमें द्रव साफ है तो इसे C से लिखेंगे यानी कि क्लीन, और इसमें मेकोनियम है तो R से लिखेंगे, M से लिखेंगे। और इसमें अगर थैली फट गई, मेकोनियम मतलब कि बच्चा अगर पॉटी कर देता है तो, और अगर थैली फट गई है यानी कि जो झिल्ली है वो फट गई है तो उसे R से दिखाएंगे, मतलब कि रप्चर्ड है। तो ये C, M या R उसमें भरा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद मोल्डिंग देखते हैं। ठीक है, तो मोल्डिंग को इस खंड में दर्ज किया जाता है, जो मोल्डिंग वाला दर्ज होता है उसमें मोल्डिंग का जहाँ जगह है, और भ्रूण की खोपड़ी की हड्डियों के एक दूसरे के ऊपर चढ़ने की स्थिति को बताता है यह, और जिसे 0 से लेकर 3 के स्केल पर नापा जाता है। 0 मतलब कोई मोल्डिंग नहीं है, 1 मतलब हल्की मोल्डिंग है, 2 मतलब मध्यम मोल्डिंग है, और 3 है मतलब अधिक मोल्डिंग है, मतलब जितना होना चाहिए। तो ये हो गया मोल्डिंग के बारे में। अगर हम इसके कॉलम्स को देख लें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कॉलम, जिसमें कि यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये फीटल हार्ट रेट के बारे में है, यहाँ पे कि यहाँ नॉर्मल का है, यहाँ पे डार्क कलर का लाइन दिया हुआ है, यहाँ पे दिख रहा होगा, इन दोनों के बीच में नॉर्मल है, इसके ऊपर नीचे जाता है दिक्कत होता है। फिर यहाँ पे 2 कॉलम दिख रहे होंगे आपको, एक है यहाँ पे लीकर का, और एक होता है यहाँ मोल्डिंग का। लीकर में हम लिखेंगे वो अमनियोटिक फ्लूइड के बारे में, और मोल्डिंग में 0, 1, 2, 3। मोल्डिंग के अंदर क्या लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, ये मोल्डिंग का हो जाएगा। और जो एमनियोटिक फ्लूइड वाला कॉलम है इसमें क्या हो जाएगा, C हो जाएगा अगर क्लीन है तो, M हो जाएगा तो मेकोनियम है तो, और R हो जाएगा अगर रप्चर्ड है तो। ये हो गया इसमें। और फीटल हार्ट रेट तो आपको दिख ही गया, वहाँ पे उस कॉलम में भरते हैं। फिर होता है प्रोग्रेस ऑफ लेबर। प्रोग्रेस ऑफ लेबर को नोट करते हैं। सबसे पहले सर्वाइकल डायलेशन को देखा जाता है। ठीक है, और ये टाइम देख लीजिए यहाँ पे कि सर्वाइकल डायलेशन को हर 4 घंटे में नापा जाता है, और इसे एक ग्राफ पर दर्शाया जाता है। और ग्रीवा हर घंटे में लगभग 1 सेंटीमीटर फैलती है, इसे ग्राफ पर एक्स के साइंस के रूप में दिखाया जाता है। ठीक है, जिसमें कि वाई एक्सिस पर सेंटीमीटर और एक्स एक्सिस पर समय होता है। ठीक है, मतलब कि अगर ऐसे एक्स और वाई देखें तो जो वाई एक्सिस है उसमें सेंटीमीटर होता है, और जो एक्स एक्सिस है इसमें टाइम होता है।
इसके बाद अगर आगे देखें तो डिसेंट ऑफ द फीटस, डिसेंट ऑफ द फीटल हेड। तो इसमें जो फीटल हेड का डिसेंट है, इसमें यह दर्शाया जाता है कि भ्रूण का सिर गर्भाशय से बाहर निकलने के लिए कितना नीचे आया है। इसे 1 से लेकर 5 के स्केल पर नापा जाता है और इसे O से चिन्ह किया जाता है, ठीक है। तो वह मैंने बताया था कि जो स्चेल स्पाइन होता है वो 0 स्टेशन होता है, ठीक है। स्चेल स्पाइन जो है ये 0 है, 0 स्टेशन। इसके ऊपर माइनस में रहता है और इसके नीचे प्लस में रहता है, 1 2 3 ऐसे ही रहता है, ठीक है। तो इस तरह से नापा जाता है कि वहाँ कहाँ तक बच्चा नीचे आया है, तो उसी को बोलते हैं डिसेंट ऑफ द फीटस। ये 5 तक दिया जाता है और इसको 0 से डोनेट किया जाता है। फिर कॉन्ट्रैक्शन देखा जाता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन को हर 30 मिनट में नापा जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए, कॉन्ट्रैक्शन को 30 मिनट में नापा जाता है। इसे छोटे बॉक्स में एक्स या बिंदी के रूप में दर्शाया जाता है। और 30 सेकंड से कम वाले संकुचन को एक बॉक्स, 30 से 60 सेकंड का अगर संकुचन आ रहा है तो 2 बॉक्स को भरेंगे, और 60 सेकंड से अधिक का संकुचन आ रहा है तो 3 बॉक्स को भरेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती है। अगर इसको आप अच्छे से नोट करें तो यहाँ पे दिखेगा आपको, यहाँ पे सबसे पहला जो कॉलम है यहाँ पे वो है सर्विक्स के डायलेशन का, जो कि हम लोग 4 से यहाँ पे नोट करते हैं। और जितना भी डायलेट होगा उसको हम लोग नोट करते जाएंगे, ऐसे लिखते जाएंगे जैसे भी भरना होता है। और उसके बाद डिसेंट ऑफ द फीटस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये 5 से शुरू हो रहा है और यहाँ से लेके नीचे बाहर तक आ रहा है 1 से 5 तक। तो यहाँ से 1 से 5 तक जैसे भी बाहर रहेगा बच्चा वैसे नाप मतलब कि दिखेंगे। और यहाँ पे अलर्ट लाइन है और एक्शन लाइन है, ठीक है। अगर अलर्ट लाइन के पहले है तो बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा धीरे आ रहा है, पर उसमें सिर्फ देखते हैं और कुछ करते नहीं है। अगर अलर्ट लाइन के बाद आ गया तो हम लोग सब चीज़ करने के लिए, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो उसके लिए होने के लिए पहले से रेडी रहेंगे और एक्शन के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन अगर एक्शन लाइन के पार चला गया तो फिर हमें इंटरवेंशन करना होता है, मतलब हमें खुद से जाके सही करना पड़ता है, क्योंकि अगर एक्शन लाइन के बाहर आ रहा है तो मतलब कुछ गड़बड़ है। उसके बाद फिर अगर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो कॉन्ट्रैक्शन को यहाँ पे जितने भी घर हैं उसके अंदर नापना होता है और मार्क करना होता है कि कितने घर में हो रहा है। मतलब 30 सेकंड से कम है तो 1 घर, और 30 से 60 है तो फिर 2 घर, और 60 से ज़्यादा है तो फिर 3 घर को हम लोग कलर करते हैं। तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। फिर जो मैटरनल कंडीशन की बात करें तो मैटरनल कंडीशन में क्या होता है कि जो मैटरनल पल्स होता है, मदर का जो पल्स नापते हैं वो हर 30 मिनट में नापा जाता है, ठीक है। और इसको पार्टोग्राफ पे दर्ज किया जाता है। फिर ब्लड प्रेशर की बात करें तो ब्लड प्रेशर को हर 4 घंटे में नापा जाता है और उसे ग्राफ में दर्ज किया जाता है। फिर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर को भी हर 4 घंटे में नापा जाता है और इसे भी दर्ज किया जाता है। फिर अगर यूरिन आउटपुट की बात करें तो यूरिन आउटपुट को चेक किया जाता है और उसको जांच करके उसमें प्रोटीन और कीटोन की उपस्थिति को और मात्रा को देखा जाता है और इसे पार्टोग्राफ में दर्ज किया जाता है। तो यहाँ पे आपको मैटरनल कॉलम दिख रहा होगा, यहाँ अगर आप नीचे करेंगे तो यहाँ पे आपको मैटरनल कॉलम दिखेगा, जिसमें कि पल्स बीपी को यहाँ पे इस सेक्शन में भरते हैं और टेम्परेचर को इसमें भरते हैं, और यूरिन का, उस यूरिन में कितना प्रोटीन है इसमें डालते हैं, एसीटोन डालते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कितना वॉल्यूम है उसको डालते हैं। तो ये हो गया पूरा उसके बारे में। उसके बाद फिर अगर ऑक्सीटोसिन का देखें तो ऑक्सीटोसिन का भी उसमें रहता है भरने के लिए कि ऑक्सीटोसिन और कोई भी आईवी फ्लूइड देते हैं तो अगर प्रसव को प्रेरित करने के लिए ऑक्सीटोसिन का उपयोग किया जा रहा है तो उसकी मात्रा को और समय को दर्ज किया जाता है। अगर आईवी फ्लूइड दिया जा रहा है तो उसकी मात्रा और समय को भी दर्ज किया जाता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ ऑक्सीटोसिन का जो है ये पार्ट इसमें भरा जाता है ऑक्सीटोसिन के बारे में, और आईवी फ्लूइड और ड्रग के बारे में जो भी देते हैं वो यहाँ पे फिल करते हैं। उसके बाद हो गया आउटकम। तो प्रसव के अंत में बच्चे का जन्म, प्रकार और बच्चे और माँ की स्थिति, ये सारी चीज़ों को नोट कर दिया जाता है। और उसके बाद फिर अगर देखें तो टोटल अगर हम अभी तक देखें तो जो पार्टोग्राफ है वह एक बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है, जिसे कि नियमित रूप से भरने से स्वास्थ्यकर्मी प्रसव के दौरान माँ और बच्चे की स्थिति पर नज़र रख सकते हैं। यह समय पर उचित हस्तक्षेप सुनिश्चित करता है, यानी कि समय पर नर्स उसमें देख सकती है कि कहाँ पे हमें खुद से कुछ करना है या फिर कहाँ पर नेचुरली होने देना है। क्योंकि डिलीवरी अगर नॉर्मल हो रही है तो उसमें ज़्यादातर टाइम नर्स को कुछ करना नहीं होता है, बस सिर्फ देखना होता है कि हाँ बच्चा ऑटोमेटिक बाहर आ रहा है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होने वाला रहता है तभी नर्स उसमें कुछ अपना हाथ लगाती है और प्रसव की जटिलताओं को रोकने में मदद करता है। तो ये था हमारा पार्टोग्राफ के बारे में। और जो अगला वीडियो होगा वो वेजाइनल एग्जामिनेशंस के बारे में होगा कि जो डिलीवरी के टाइम पे कौन कौन से वेजाइनल एग्जामिनेशंस किए जाते हैं, तो उसके बारे में होगा। और फिर उसके बाद हम लोग सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर से शुरू करेंगे आगे।
तो आज तक के लिए इतना ही, और मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में।